हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। ये वीडियो आप सबकी डिमांड पर आया है कि जो अपना ग्राम सेवक का वीडियो कोर्स है उसमें सभी टीचर्स के एक बार परिचय कराया जाए। तो ये वीडियो एक वैसे तो डिटेल सिलेबस और प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन के बारे में है, जहाँ पर आमिर सर आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन कराएंगे वीडियो का, प्लस हिस्ट्री और कल्चर का जो पार्ट आने वाला है वहाँ से कहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले उन टॉपिक का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये साथ में यही आपको वीडियो अपने एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगर आप बाकी सब्जेक्ट का आपने अगर नहीं देखा है सिलेबस क्या रहने वाला, तो एप्लीकेशन पर जाइए। एप्लीकेशन पर आपको वीडियो का कोर्स होगा, वहाँ पर आप प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। उन सारे सब्जेक्ट में जिनका भी सिलेबस आपको देखना है उन सिलेबस आप वहाँ पर हर वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पहली क्लास हमने सबकी यहाँ पर फ्री रखी है, जहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस भी मिल जाएगा, प्लस प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से आप शुरुआत कर रहे हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनका आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है, तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस हमने केवल 1000 रुपये रखी है पहले 1000 विद्यार्थियों के लिए। साथ में उन 1000 विद्यार्थियों को हमने ये भी सुविधा दी है, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएगा और उसमें आपको सभी को जोड़ देंगे ताकि आप लगातार हम सभी टीम मेंबर्स के कॉन्टैक्ट में रहें। तो अभी आप इस वीडियो में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से प्रीवियस पेपर में क्या प्रश्न रहे और क्या उसका डिटेल सिलेबस रहने वाला, बिल्कुल जानिए आमिर सर से। थैंक यू। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आमिर खान आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन पर। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आने वाले कुछ माह के अंदर राजस्थान सरकार की एक बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा होने जा रही है, जिसे हम ग्राम विकास अधिकारी या फिर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं, और इसी को पहले ग्राम सेवक के नाम से भी जाना जाता था। आप यकीन मानिए कि आप किसी परीक्षा की तैयारी करने से पहले यदि उसके सिलेबस को समझ जाते हैं, उसके सिलेबस की पकड़ आप समझ जाते हैं कि सिलेबस में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और क्या आपको बता रहा है कि वो कहां से सवाल पूछेगा, तो आप लगभग अपनी आधी मंजिल तय कर लेते हैं। देखिए, इतिहास तो अपने आप में बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इतिहास में क्या कवर करना है। अब ग्राम विकास अधिकारी इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा तो है नहीं कि जिसमें पूरी इतिहास की डीप नॉलेज होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। तो और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम राजस्थान के इतिहास, भारतीय इतिहास, भारत की कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति, भारतीय संविधान, इन सब को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लें। इतना समय भी हमारे पास नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस तरीके से टू द पॉइंट तैयारी करें कि यदि एग्जाम में किसी सब्जेक्ट के 10 सवाल पूछे जा रहे हैं तो 10 में से 8 से 9 सवाल तो ऐसे हों जिनका हम फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर दे सके। यही मुझे लगता है कि आप सभी का यही उद्देश्य होगा। आज मैं आपके साथ ग्राम विकास अधिकारी का जो राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भारतीय इतिहास का जो सिलेबस है उसके ऊपर चर्चा करूंगा, उसका संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करूंगा, और साथ में पिछली बार ग्राम विकास अधिकारी में राजस्थान के इतिहास, भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति के खंड से कितने सवाल पूछे गए, कहां से पूछे गए, कौन कौन से सवाल पूछे गए, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि यहां से कितने सवाल पूछे जाने की संभावना है और किन किन पोर्शन पर आपको कितना कितना टाइम देना है। याद रखिए, आज का एग्जाम ट्रेंड चेंज हो गया है। पिछले जैसे एग्जाम ना तो एग्जाम रहे पहले की तरह, ना ही एग्जाम के सवाल ऐसे रहे। अब एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो गया है, तो आपको भी चाहिए कि आप अपने पढ़ने का तरीका चेंज कीजिए, है ना, अपडेट हो करिए अपने आप को। और यहां पर अपडेट होने से मतलब है कि आप सिलेबस को अच्छे से समझे, टू द पॉइंट पढ़ें, अपना टाइम और अपनी एनर्जी को ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहां से कोई भी मतलब नहीं बनता, जहां पर एग्जाम से सवाल नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो आज हम उसी के संबंध में चर्चा करेंगे। चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली बार का जो ग्राम विकास का, जो ग्राम सेवक का जो एग्जाम हुआ था, उसमें इस खंड से, इतिहास और संस्कृति के खंड से लगभग 20 सवाल पूछे गए, और इस बार भी पूरी संभावना है कि आपसे 18 से 20 सवाल यहां से पूछे जाएंगे। अब ये 18 से 20 सवाल अपने आप में बहुत बड़ी रेंज है ना। आपके सिलेक्शन के लिए ये एक निर्णायक पॉइंट है, निर्णायक फैक्टर है। आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये एक या दो सवाल का पोर्शन नहीं है, एक या दो सवाल का खंड नहीं है, पूरे 20 सवाल जो आपको सिलेक्शन दिला भी सकते हैं और आपको सिलेक्शन से रोक भी सकते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका जो सिलेबस, ये जो इतिहास और संस्कृति का जो खंड है, ये अपने आप में बहुत वाइड है। तो इसमें से कौन से वो चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, आज मैं उन्हीं के संबंध में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, इस बार का जो सिलेबस है, यहां पर मैंने सिलेबस आपके लिए टाइप किया हुआ है। इस सिलेबस को हम समझेंगे कि कहां से कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, यहां पर दिया गया इतिहास और संस्कृति, निम्नलिखित के विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक तथा साहित्यिक कृति, इतिहास और संस्कृति। अब देखिए, इस पूरी लाइन में अगर हम ध्यान से देखें तो इतिहास शब्द केवल एक छोटे से पोर्शन में डाल दिया गया है। अब यदि वैसे हम समझें तो इतिहास तो भाई इतिहास लिख दिया तो पूछ भी सकता है, लेकिन इतिहास की बजाय यहां पर एग्जामिनर ने मुख्य स्मारक, जो प्रमुख मोनामेंट्स हैं, साहित्य कृतियां हैं, जो लिटरेचर है राजस्थान का और भारत का, और जो कल्चर है, उसके ऊपर विशेष फोकस करने की उसने कोशिश की है, और उनको हमें इतिहास से जोड़कर पढ़ना है, ये भी हमें देखना है। यानी कि देखा जाए तो इतिहास के संदर्भ में भी वो जो हमारा कल्चर वाला पोर्शन है, आर्ट वाला जो पोर्शन है, यहां से वो ज्यादा सवाल पूछने की बात कर रहा है। और आगे चलकर देखिए, इस बार बोर्ड ने बहुत अच्छा किया कि उसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि वो कौन कौन से कला, संस्कृति और इतिहास के किस खंड से सवाल पूछने वाला है। जैसे यहां पर लिखा है कि जनजातियां और उसकी अर्थव्यवस्था। आपको पता है कि राजस्थान के कल्चर में बहुत सारी जनजातियां हैं, है ना। भील है, मीणा है, गरसिया है, सहरिया है, कथौड़ी है, बहुत सारी जनजातियां हैं। ये जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों के संदर्भ में वो सवाल पूछेगा। जनजातियों से संबंधित रीति रिवाज हैं, किसी की परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, रीति रिवाज है, खान पान है, वेशभूषा है, पहनावा है, आभूषण है, इनसे रिलेटेड वो सारी सवाल पूछेगा। और यहां पर ये जो टॉपिक दिया गया अर्थव्यवस्था, इससे आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। दरअसल बहुत कम चांस बनेगा कि वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सवाल पूछे, लेकिन यदि वो पूछता है तो वो इस जनजाति से रिलेट करके ही पूछेगा। जैसे बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो महुआ की शराब बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो पूछ सकता है कि निम्न जनजाति का आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है ना। तो ऐसी चीजें वो पूछ सकता है। दूसरा खंड है बोलियां और साहित्य। यहां पर लिटरेचर से रिलेट किया गया है। राजस्थान के अंदर ही बहुत सारी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। उन बोलियों की कुछ उपबोलियां हैं, हर बोली की अपनी कुछ विशेषता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के निम्न में से किस भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? मेवाती भाषा, है ना। ऐसे ही कई सवाल, और पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी बोली से एक सवाल पूछा गया था कि निमाड़ी और रागड़ी जो उपबोलियां हैं, ये निम्न में से किस मुख्य बोली की उपबोलियां हैं, है ना। तो वहां पर मालवी से संबंधित एक सवाल दिया गया था। तो यहां पर आपको बोलियां और उन बोलियों का जो लिटरेचर है, देखिए हर एक भाषा में कुछ महत्वपूर्ण लिटरेचर लिखे गए हैं। मुझे याद है एक बार ग्रेड एग्जाम में, टीचर्स ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से जो चरणदासी संप्रदाय की दो महत्वपूर्ण जो है एक साध्वी हुई हैं, जिनमें दयाबाई और सहजूबाई, अगर आपने कल्चर पढ़ा है तो उनके बारे में पूछा गया कि दयाबाई और सहजूबाई की जो कृतियां हैं उन निम्न में से किस भाषा में लिखी गई है। तो दयाबाई और सहजूबाई जो हैं वो चरणदासी संप्रदाय से रिलेट करती थी, और चरणदासी संप्रदाय जो है ये कहीं ना कहीं अलवर भरतपुर के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो भाषा है मेवाती भाषा। तो उनका जो साहित्य है वो मेवाती भाषा में लिखा गया है। ऐसा ही बहुत सारा साहित्य, क्योंकि साहित्य की दृष्टि से देखें तो राजस्थान से संपन्न और अमीर राज्य शायद ही कोई हो। तो हर एक बोली में कोई ना कोई मुख्य साहित्य लिखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी, यहां पर सवाल पूछा जा सकता है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रंथ का नाम देकर, पुस्तक का नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये किस भाषा में लिखी हुई है। जैसे मुझे याद है कि पिछला जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ उसमें पूछ लिया गया था कि एकलिंग महात्म्य जो राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखी गई है ना। तो उसमें मेवाड़ी ऑप्शन भी था, संस्कृत भी था। तो ऐसे साहित्य कृति का नाम देकर वो आपसे पूछ सकता है कि ये किस भाषा की या किस बोली की साहित्य कृति है। तो बोली और बोलियों के अंदर जो लिटरेचर है
और लिटरेचर भी पूरा नहीं, जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता रहा है, केवल उनके ऊपर ही आपको टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आई होप आपको समझ आ रही होगी बात। अगला पॉइंट है संगीत, नृत्य और रंगशाला। संगीत, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की धरती कल्चर की दृष्टि से बहुत धनी है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस धरती पर जन्म लिया। ठीक है, संगीत की दृष्टि से देखें तो राजस्थान के अंदर बहुत सारे संगीतज्ञ हुए हैं, बहुत सारे घराने हुए हैं संगीत के। तानसेन घराना है, डागर घराना है, बहरा, बहुत सारे ऐसे घराने हुए हैं, उनसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ निकले हैं। और पश्चिमी राजस्थान तो संगीतकारों की धरती है एक तरीके से हम देखें तो, है ना। बहुत सारी ऐसी पर्टिकुलर जनजातियां या जातियां वहां निवास करती हैं जिनका जीवन यापन भी केवल उसी गाने बजाने के ऊपर चलता है। जैसे मांगणियार है, ठीक है, उनका जो जीवन यापन है वो हमेशा गाने बजाने का ही काम करते हैं, है ना। राज दरबार में उनकी नियुक्ति होती थी केवल इसी काम के लिए। तो यहाँ पर संगीत, और संगीत के साथ साथ जहां संगीत होगा वहां नृत्य भी होगा, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। और हर एक जनजाति का अपना ही एक विशेष नृत्य है। जैसे रणबाजा और रतवई जो नृत्य है ये मेवाती नृत्य कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही भीलों के अलग नृत्य हैं, मीणाओं के अलग नृत्य हैं, कंजर जाति के अलग नृत्य हैं, है ना। तो हर एक जनजाति के विशेष नृत्य पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन नृत्यों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा रंगशाला, यहाँ पर रंगशाला से मतलब दोस्तों थिएटर से है। देखिए जैसे कि राजस्थान में टकमन नाम से एक संस्था स्थापित की गई है। वो दरअसल एक रंगशाला है जिसका काम है कि राजस्थान से और भारत से विलुप्त हो रही जो संगीत नृत्य की जो परंपराएं हैं, कलाएं हैं, उनका क्या करना, संरक्षण करना। ऐसे ही कला और संगीत और नृत्य को संरक्षित करने के उद्देश्य से हम देखेंगे कि जयपुर में, या हम कह सकते हैं कि आमेर में, किसकी, राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की गई। किसके द्वारा? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। और ऐसा इससे जुड़ा हुआ सवाल पिछले ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछा भी गया था। सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की गई, है ना। तो ये थिएटर जो है ऐसे थे, ये यहाँ पर रंगमंच या रंगशाला से रिलेटेड थिएटर है। कुछ संस्थाएं हैं जो संगीत, नृत्य या अन्य लोक कलाओं का संरक्षण करने का कार्य करती हैं। यहाँ पर उन्हीं से संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर रंगशाला सबसे आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत कवि, योद्धा संत, लोक देवता और लोक देवियां। अब देखिए क्या है, यहाँ पर धार्मिक आस्था के अंतर्गत देखिए बहुत सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। धार्मिक आस्था में आपको हर धर्म, क्योंकि भारत के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर बहुत सारी जाति, जनजातियां, धर्म निवास करते हैं, तो उन सभी के रीति रिवाज आपस में एक दूसरे से भिन्न है। रीति रिवाज, उन सभी का पहनावा एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। और उनके पहनने के, या हम आभूषण कह सकते हैं, आभूषण पहन जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। इसके अलावा हर एक समाज की अपनी रूढ़ियां हैं, हर एक समाज की अपनी परंपराएं हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो हैं ये धार्मिक आस्था में चली जाती हैं। तो यहाँ पर धार्मिक आस्था के अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है किसी विशेष धर्म, जाति, जनजाति के संबंध में उनके रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, वेशभूषा, रूढ़ियां, परंपराएं। उसके अलावा आपको पता है कि भारत के अंदर कई सारे, राजस्थान के अंदर कई सारे संप्रदाय जो हैं वो प्रचलित हुए। और पिछले ग्राम सेवक का जो पेपर हुआ था वहां भी यहाँ से सवाल पूछे गए। जैसे आपके दादू दयाल जी के बारे में पूछा गया है, ठीक है, स्वामी लालगिरी के बारे में यहाँ से पूछा गया है। तो ऐसे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा इन संप्रदायों के प्रमुख संत जो हैं उनसे रिलेट सवाल पूछे गए हैं। जैसे मैंने अभी बताया, दयाल दास जी थे, लालगिरी थे, लालदास जी थे, ठीक है, चरणदास जी थे, दयाबाई थी, सहजूबाई थी, ठीक है, गोगा जी थे, है ना, पीपा जी थे, धन्ना जी थे। सारे लोक देवता, लोक संत आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे लोक देवी देवता हैं जो संत भी थे, है ना, जैसे कबीर जो थे वो संत भी थे, है ना। उसके अलावा कवि भी थे वो। उसके अलावा योद्धा संत, जैसे गोगा जी जो थे वो केवल एक हमारे संत नहीं थे या हमारे लोक देवता नहीं थे, उसके साथ साथ वो एक क्षत्रिय थे और उन्होंने अपने धर्म की, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कई बार युद्ध किए हैं।
पिछले वीडियो के एग्जाम में उनसे रिलेटेड एक सवाल भी पूछा गया कि निम्न में से किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। तो गोगा जी को वो नाम दिया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, जिनसे लड़ते हुए प्राणों की उन्होंने आहुति दी, है ना। उसके अलावा लोक देवी और देवता, इनसे रिलेटेड खूब सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वीडियो के एग्जाम में भी यहाँ पर आपको लोक देवी और देवताओं से एक सवाल देखने को मिला। पूछा गया था कि निम्न में से किस लोक देवी को सुगन चिड़ी के नाम से भी जाना जाता है ना। किस लोक देवी को शिशु रक्षक देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं अभी आपके साथ वो सारे सवाल डिस्कस करूंगा और आप देखेंगे कि जो मैं आपको इस सिलेबस के अंदर बता रहा हूं उससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जा रहा है। आगे चलते हैं। हस्तशिल्प बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बिल्कुल अलग से दिया गया है, बिल्कुल अलग से दिया गया है और यहां से कंफर्म मान के चलिए आपके एग्जाम में 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। पिछले वीडियो के एग्जाम में भी यहां पर 2 सवाल आपको देखने को मिले। यहां पर चंदू जी की घड़ा और बोडीगामा के बारे में पूछा गया। मोलेला जो राजसमंद में टेराकोटा या मृण मूर्तियां बनाने के लिए जाना जाता है, उसके संबंध में यहां से सवाल पूछा गया और ऐसी आशा है कि इस बार भी यहां से 2 से 3 सवाल कंफर्म आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। मेले और त्योहार, रूढ़ियां, वस्त्र, आभूषण और उनके लोक जनजाति पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ सहित। देखिए ये जो पॉइंट है दरअसल ये जुड़ा हुआ है चौथे पॉइंट से ही इंटरकनेक्ट है। मैंने आपको धार्मिक आस्था के अंतर्गत ये सारी चीजें बताई और यही चीजें यहां पर आ गई, लेकिन यहां पर एक चीज जोड़ दी गई है। कहा गया है कि ये जो चीजें हैं रीति रिवाज हैं, मेले हैं, त्योहार हैं, रूढ़ी हैं, पहनावा है, आभूषण है, इनके बारे में आपको विशिष्ट संदर्भ याद रखना है। यानी कि जनजाति के संदर्भ में विशिष्ट क्या है वो याद रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले वीडियो के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि भीलों के अंदर छेड़ा फाड़ने की जो एक रीति है वो क्या दर्शाती है। दरअसल छेड़ा फाड़ने का अर्थ क्या है ये पूछा गया। सवाल दे दिया गया कि जन्म के अवसर पर ऐसा किया जाता है, ये तलाक देने की एक प्रथा है या फिर एक विवाह का एक तरीका है। ऐसे वहां पर ऑप्शन बना के दे दिए गए। तो दरअसल भीलों के अंदर छेड़ा फाड़ने की प्रथा का मतलब है संबंध विच्छेद करना, यानी कि तलाक देना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर संबंध विच्छेद से आपका मतलब है, यहां पर छेड़ा फाड़ने से मतलब है तलाक देना। तो ऐसे आपको विशिष्ट जाति से रिलेटेड विशिष्ट क्या प्रथा है, विशिष्ट क्या रूढ़ी है, उसके संदर्भ में ज्यादा फोकस करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब देखिए ये तो हुआ हमारा इतिहास, कला और संस्कृति का क्या आपका सिलेबस। देखिए मैं आपके समक्ष केवल इतिहास, कला और संस्कृति से रिलेटेड जो सवाल है उनके बारे में डिस्कस करूंगा और उन्हीं के संदर्भ में आपके सिलेबस डिस्क्राइब करूंगा। ठीक इसी प्रकार वीडियो के एग्जाम में जितने भी आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं, चाहे वो मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो इतिहास, कला, संस्कृति है, अन्य सब्जेक्ट है, हर एक टीचर का एक्सपर्ट आपके समक्ष उपस्थित होगा। आपके साथ वो डिटेल एनालाइज करेगा उस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। उसके बाद वो बात करेगा आपसे कि पिछली बार एग्जाम का पैटर्न क्या रहा, इस बार क्या संभावना है, कितने सवाल आ सकते हैं और कहां से आने की संभावना है ना। देखिए बेसिकली आप कोचिंग से मुख्यतः 3 चीजें ही सीख पाते हैं। दरअसल मेहनत आपकी ही होती है, आप ही मेहनत करते हो सिलेक्शन के लिए। कोचिंग केवल 3 चीजें आपको सिखाती है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी कोचिंग संस्थान आपको चौथी चीज नहीं सिखाता है। और एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि आप जितनी मेहनत करेंगे उससे 2 गुना 3 गुना मेहनत ज्यादा हम करेंगे, क्योंकि यदि आप जीतेंगे तो वो हमारी जीत होगी और यदि आप हार जाते हैं तो वो हमारी हार होगी। इसलिए हम हमारी बेस्ट क्वालिटी देने की आप हमारी जो है वो कोशिश रहती है और ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे कुछ वो जो 20 सवाल पूछे गए थे पिछले एग्जाम के दौरान उनके संदर्भ में बात करूंगा और आपको बताता रहूंगा कि ये कहां से पूछा गया है और किस तरीके का सवाल बनाया जा सकता है। देखिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वीडियो कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत आसान सा इसका लेवल आता है। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, टू द पॉइंट आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। बस किसी फालतू की उलझन में नहीं फंसना है।
ये भी करें वो भी करें, इन चीजों को नहीं देखना है आपको। आपको सिर्फ टू द पॉइंट चलना है, सिर्फ टू द पॉइंट। जिसके ऊपर आपको यकीन है, जिस टीचर के आप ऊपर आपका ट्रस्ट है, उसके गाइडेंस में आप टू द पॉइंट चलिए, ठीक है। इधर उधर भ्रमित ना हो और बहुत ज्यादा समेटने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपके पास है भी नहीं। आप टू द पॉइंट करें, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है कि अमरावती स्तूप का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ। यह भारतीय इतिहास से पूछा गया एक सवाल है। पिछली बार जो 20 सवाल पूछे गए थे, उनमें से 2 सवाल जो हैं वो भारतीय इतिहास के संदर्भ से पूछे गए हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या है, अमरावती स्तूप का निर्माण काल निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि अमरावती स्तूप जो है, इसका निर्माण जो समय है, निर्माण काल का जो समय है वो है 200 ईसा पूर्व के लगभग, यानी कि 200 ईसा पूर्व के लगभग इसका निर्माण किया गया। अब थोड़ा सा आप माइंड लगाइए, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 200 ईसा पूर्व के आसपास भारत में, या मैं यूं कहूं कि उत्तर भारत में किस वंश का शासन था। तो आप आसानी से इन ऑप्शन में से देख के बता देंगे कि इस समय लगभग मौर्य वंश का शासन था। और मौर्य वंश के अंतर्गत भी अगर हम देखें तो ये सम्राट अशोक का शासन काल था, जिनके समय में अमरावती स्तूप का क्या किया गया है, निर्माण करवाया गया है, ठीक है। तो यहां पर भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ एक खंड आपसे पूछा गया, एक सवाल आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसे राजस्थानी इतिहास से भी आप जोड़कर दे सकते हैं। देखिए सवाल पूछा गया कि 1873 में भरहूत स्तूप की खोज हुई। इसकी खोज किसने की। देखिए 1873 में भरहूत स्तूप की खोज जो होती है वो मध्य प्रदेश के एक जिला है दोस्तों, जिसका नाम है सतना। सतना जिले से इसकी खोज हुई। और जहां आपको पता है कि स्तूप शब्द जहां आ जाए, इसका मतलब वहां पर किस धर्म की बात हो रही है, बौद्ध धर्म की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पर सतना जिले से भरहूत स्तूप की खोज जिस व्यक्ति ने की, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम ने इस भरहूत स्तूप की खोज मध्य प्रदेश के सतना जिले से की थी। तो इसका मतलब 1 से 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में। और भारतीय इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है, प्राचीन इतिहास इतना बड़ा है, देन फिर मिडाइवल है और फिर मॉडर्न है। पिछली भर्ती परीक्षा को यदि हम देखें तो पिछली भर्ती परीक्षा में 2 भारतीय इतिहास से सवाल पूछे गए, वो भी प्राचीन इतिहास से। अब की बार भी हो सकता है कि आपसे 1 सवाल तो लगभग पूछा ही जाएगा और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, या फिर नहीं भी हो सकता, ये भी मैं आपको कह देता हूं, ठीक है। उसके लिए आपको पूरा भारतीय इतिहास घोट कर पीने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत तो इन इतिहासों के बारे में जानते हैं। देखिए थोड़ा बहुत आपको भारतीय इतिहास की मैं बात करूं तो आप याद रख लेना, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थोड़ी सी जानकारी याद कर लेना। उसके अलावा आप मौर्य काल से रिलेटेड कुछ जानकारी जुटा लेना। देन आप गुप्त काल से संबंधित मिडाइवल हिस्ट्री की मैं बात करूं तो मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर केवल और केवल आपको मुगल एम्पायर जो है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो शासक हुए हैं, खास करके अगर हम बात करें बाबर से लेकर औरंगजेब तक, उनके शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं को आपको याद कर लेना है। देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो गांधीयन फेज है, 1990 के बाद का जो फेज है, उससे रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। उसके अलावा आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना अधिक से अधिक टाइम और एनर्जी देना है राजस्थान की कला और संस्कृति को। कला और संस्कृति से यदि मैं कहूं तो लगभग 15 सवाल से ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है। दानचंद चोपड़ा, दरअसल ये जुड़ा हुआ है आपके सिलेबस के 5वें टॉपिक से, जिसमें आपको लिखा हुआ था एक टॉपिक हस्तशिल्प। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया है, यह हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ है, आर्ट से जुड़ा हुआ है। राजस्थान जो है वो आर्ट के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा धनी है। यहां पर प्राचीन समय से ही हम देखेंगे कि जो जैन व्यापारी थे
उनका काफी प्रभाव हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिला, जो काफी धनाढ्य वर्ग से आते थे और उन्होंने अपना जो पैसा था वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने निवास स्थानों में। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण, बेहतरीन, सुंदर हवेलियों का निर्माण कराया, जिनमें से बहुत सी हवेलियां अपनी बारीक नक्काशी के लिए जानी गई, बहुत सी हवेलियां जो है वो अपनी मजबूती के लिए जानी गई, बहुत सी हवेलियां जो हैं वो अपनी सोने चांदी के वर्क के लिए जानी गई। और राजस्थान का जो शेखावटी क्षेत्र है, इस शेखावटी क्षेत्र को तो ओपन आर्ट गैलरी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर हवेलियों, बहुत सारी हवेलियां यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगी। तो हस्तशिल्प के अंदर आपको महल, मंदिर, मस्जिद, हवेलियां, बावड़ी, इन चीजों के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहां स्थित है, उसके बारे में कोई विशेष, अगर कोई विशेष तथ्य है तो वो याद रखना है। तो दानचंद चोपड़ा की यदि मैं बात करूं तो दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो चूरू के सुजानगढ़ में है। कहां पर है दोस्तों? चूरू के सुजानगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो राजस्थान इतिहास और भारतीय इतिहास से दोनों से जुड़ा हुआ है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर सवाल पूछा गया है कि मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? और जब ये एग्जाम में सवाल पूछा गया था तो इसे लेकर विद्यार्थियों में काफी सारा संशय था, लोगों ने इसके ऊपर आपत्ति भी दर्ज की। ठीक है, दरअसल क्योंकि अधिकतर लोग जो थे वो इसका सही जवाब कर कहे थे हुसैन शाह। देखिए, हुसैन शाह का भी आप जुड़ाव देख सकते हैं, किससे? मांडू किले से। ठीक है, देखिए यहां पर सवाल में पूछा गया किले का निर्माण। किले का निर्माण हुसैन शाह ने नहीं करवाया, इस किले के भीतर एक महल जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? वो हुसैन शाह ने बनवाया था। लेकिन यदि मैं किले की बात करूं तो इस किले का निर्माण करवाया था बालवा के शासक बाज बहादुर ने, और बाज बहादुर ने इस किले का निर्माण अपनी प्रिय पत्नी रूपमती के लिए करवाया, है ना, रूपमती की याद में करवाया। देखिए, यदि आपको याद हो तो पानीपत के द्वितीय युद्ध के पश्चात सम्राट अकबर हैं वो शासक सिंहासन संभालते हैं, और 1556 से लेकर 1560 तक वो बैरम खां के संरक्षण में रहे। 1560 से 62 तक वो अपनी धाय माहम अनगा के संरक्षण में रहे, जिस समय को हम जानते हैं पेटीकोट की सरकार या हरम दल की सरकार के नाम से। देन उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उस संरक्षण से अलग हो जाते हैं और स्वयं अपना शासन संभालने लगते हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत सारे सैन्य अभियान भारत के विभिन्न हिस्सों में भेजे। और सवाल कई बार पूछा गया है कि अकबर का पहला सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था और कब था? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 1561 के आसपास हम देखेंगे कि जो सम्राट अकबर हैं, ठीक है, यहां पर जो सम्राट अकबर है वो अपना पहला सैन्य अभियान जो भेजते हैं वो मालवा के विरुद्ध भेजते हैं। किसके विरुद्ध? मालवा के। और इस समय मालवा के जो शासक थे वो थे बाज बहादुर, और बाज बहादुर की एक प्रिय पत्नी थी रूपमती। बाज बहादुर यहाँ पर कायरता दिखाते हैं और वो युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग जाते हैं और राजस्थान की ओर भागकर आ जाते हैं। यहां पर जब मालवा पर अधिकार हो जाता है मुगल सेना का, तो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे एक व्यक्ति जिनका नाम था आदम खां, जो उनकी धाय माहम अनगा के पुत्र थे, जो प्रवृत्ति से काफी उद्दंड थे। उन्होंने रूपमती के रूप से प्रेरित होकर उन्हें पाने की कोशिश की, और इसी क्रम में रूपमती जो है वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए इस महल से कूदकर क्या दे देती है? जान दे देती है। उसके बाद यहां पर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है कौन? बाज बहादुर। चूंकि बाज बहादुर एक श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे तो अकबर ने उन्हें अपने दरबार में एक उचित मनसब देकर जगह भी प्रदान की। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर मांडू किले का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बाज बहादुर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भीलों में छेड़ा फाड़ना, मैंने आपको बताया ना कि कल्चर से रिलेट बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। ये कल्चर है, धार्मिक आस्था जो मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर हम रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियों को देखेंगे। तो ये एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है भीलों के अंदर, और इस रीति रिवाज का नाम है पर्टिकुलर छेड़ा फाड़ना। तो यहां पर सवाल पूछा गया कि भीलों के अंदर छेड़ा फाड़ना क्या है? तो मैंने आपको उसी समय बता दिया कि दरअसल ये एक संबंध विच्छेद की प्रक्रिया है, तलाक की एक प्रक्रिया है। यदि कोई भील अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है
तो वो समाज के कुछ जो सम्मानित प्रतिनिधि हैं उनके समक्ष अपनी पत्नी के सर पर नारियल रखकर उसके पल्लू का एक कोना फाड़ देता है, जिसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब उनका संबंध विच्छेद हो गया है, तलाक हो गया है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं विभिन्न चीजों के, विभिन्न जातियों के संदर्भ में। तो जनजाति जातियां जो हैं उनके संदर्भ में ही आपको चीजें याद रखनी है। अगला सवाल मैं बात करूं, जो नेक्स्ट सवाल है, ये नेक्स्ट सवाल जो है ये राजस्थान के इतिहास से रिलेट करता है। ठीक है, दरअसल इसमें पूछा गया था कि किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विशेष विशेषज्ञ रहते थे। अब ये जो 22 की संख्या है, इनके जो विद्वानों को जो मंडली है, इस मंडली को कहा जाता था दोस्तों गंधर्व 22 विद्वानों की जो मंडली है, ये इनमें से किस शासक के शासनकाल में राज दरबार में सुशोभित थी। तो देखिए यहां पर ये सारे राजा जो हैं आमेर से जुड़े हुए हैं, और ये आप देखेंगे कि ये महाराजा प्रताप सिंह जो थे आमेर के शासक, उनके शासनकाल में ये आपको देखने को मिलती थी। उनके राज दरबार में 22 विद्वानों की गंधर्व 22 जो थी मंडली जो थी वो निवास करती थी। तो राजस्थान के इतिहास से यहां पर एक सवाल आ गया है। ठीक है, आगे यहां पर अब देखिए, अब आ गया है बोलियों से, बोली और साहित्य से रिलेटेड जो सवाल है। मैंने आपको बताया कि आपको राजस्थान के पर्टिकुलर किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है, उसका नाम क्या है, और उस भाषा के अंदर साहित्यिक कृति, जो प्रमुख साहित्यिक कृति हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आपको याद रखनी है। तो यहां पर बोलियों से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है कि निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है। दरअसल निमाड़ी और रागड़ी ये दरअसल उपबोली है। देखिए कोई प्रमुख बोली होती है, ठीक है ना, एक प्रमुख बोली होती है, उस प्रमुख बोली के अंदर जब किसी अन्य भाषा का मिश्रण होता है तो उसके अंतर्गत ही कुछ अन्य उपबोलियां जो हैं उनका निर्माण हो जाता है। जैसे राजस्थान की सबसे प्राचीन भाषा की मैं बात करूं तो वो है मेवाड़ी। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर एक भाषा है जिसका नाम है मालवी। ये मालवी भाषा दक्षिण राजस्थान के झालावाड़, झालरा पाटन, उसके अलावा मध्य प्रदेश का जो सोयत क्षेत्र है, सोयत क्षेत्र, इस सोयत क्षेत्र में ये भाषा आपको देखने को मिलेगी, है ना, बहुत कर्णप्रिय भाषा है। इसी भाषा के अंतर्गत दो उपबोलियां हैं, एक है निमाड़ी और एक है रागड़ी। निमाड़ी सुनने में बड़ी कर्णप्रिय है, मधुर है, लेकिन रागड़ी मालवी का कर्कश स्वरूप है ना, इसका बिगड़ा स्वरूप है, थोड़ी खड़ी है। ये दोनों उपबोलियां किसकी हैं? मालवी भाषा की उपबोली हैं, जो दक्षिण राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर बोलियों से भी सवाल पूछा गया है। अगला सवाल यदि हम देखें तो अगला सवाल जो है वो संत संप्रदायों से पूछा गया है। देखिए यहां पर पूछा गया अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की। अलखिया, देखिए अलखिया संप्रदाय की स्थापना यदि मैं बात करूं तो ये की थी किसने दोस्तों? स्वामी लालगिरी ने। किसने? स्वामी लालगिरी ने। अब देखिए यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि लालगिरी अलग है और लालदास जी अलग हैं, है ना। लालगिरी जी का जन्म जो है वो चूरू में होता है, इनका जन्म, ठीक है, सोयालगढ़ में, यहां पर चूरू में इनका जन्म होता है। और यदि अलखिया संप्रदाय की मैं बात कर रहा हूं तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उस प्रमुख ग्रंथ का नाम है दोस्तों अलख स्तुति। क्या नाम है? अलख स्तुति इनका प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें अलखिया संप्रदाय से रिलेटेड सारे नियम, शिक्षाएं और जो अन्य कानून है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। हर एक धर्म संप्रदाय की एक प्रमुख पुस्तक होती है। अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है अलख स्तुति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नवा सवाल यदि हम देखें तो नवा सवाल जो है वो रंगशाला से रिलेटेड है। देखिए यदि हम देखें तो हमने जो हमारा सिलेबस डिस्क्राइब किया था, तो देखिए मैंने आपको सिलेबस के अंदर बताया था क्या, देखिए यहां पर आप देखेंगे संगीत, नृत्य और रंगशाला। तो रंगशाला के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि रंगशाला का मतलब यहां पर ऐसी संस्थाओं से सवाल पूछे जा सकते हैं जो लोक कलाएं हैं, नृत्य हैं, संगीत हैं, उनको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काम करती हो,
या फिर रंगमंचों से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसे रंगमंच जहां इनका मंचन किया जाता है, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड चीजें इस रंगशाला में आती हैं। तो यहां पर रंगशाला से रिलेटेड ही एक सवाल आपके समक्ष दिया गया है, वो कौन सा है? पूछा गया है कि रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस राजा के शासनकाल में हुई, है ना? तो आप इसे इतिहास में काउंट मत कीजिए, इसे आप कल्चर में काउंट कीजिए, है ना? और इतिहास से कोरिलेट कर कर ये सवाल पूछा गया है, ठीक है ना? तो यहां पर यदि हम रामप्रकाश थिएटर की बात करें तो आप अगर नहीं भी पता है तो रामप्रकाश, राम सिंह दोनों एक जैसे सिमिलर हैं, उन्हीं के नाम पर बसा बनाया गया है। तो आमेर के शासक राम सिंह द्वितीय के शासन काल में या उनके द्वारा रामप्रकाश थिएटर की स्थापना की गई। शुरुआत में इसकी स्थापना अपने स्वयं के मनोरंजन के लिए की गई। शुरुआत में इसमें वैश्याओं का नाच गान होता था केवल। धीरे धीरे यहाँ पर लोक कलाकार आने लगे, लोक कलाएं दिखाने लगे और एक थिएटर के रूप में स्थापित कर दिया गया, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 10वां सवाल जो है वो जुड़ा हुआ है आपके नृत्य से। तो संगीत, नृत्य और रंगशाला। तो देखिए दो रंगशाला का एक सवाल आ गया, अब नृत्य का दूसरा सवाल आ गया है। तो यहां पर पूछा गया है, अब देखिए राजस्थान के पर्टिकुलर विशेष किसी क्षेत्र में विशेष नृत्य किए जाते हैं और जनजातियों के भी अपने अपने नृत्य हैं। जैसे हम शेखावटी के अंदर जाएं, कच्ची घोड़ी है, ठीक है, गैर है, दुचकी है, और भी कई सारे नृत्य हैं, है ना? कंजर जाति के अलग नृत्य हैं, चक्री नृत्य हो गया, है ना, चरी नृत्य गुर्जर जाति का हो गया। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे पर्टिकुलर किसी जनजाति से रिलेट करके। और कुछ ऐसे नृत्य होते हैं जो विशेष अवसरों पे किए जाते हैं, जैसे होली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है किसी और त्योहार से रिलेटेड या फिर जन्म के अवसर पर, ऐसे कई सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, है ना? तो ये कल्चर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि बम नृत्य जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से रिलेट करता है। तो देखिए बम रसिया जो है ये अलवर भरतपुर, है ना, ये जो नृत्य है दरअसल इस पर उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है ना। बड़े बड़े ढोल नगाड़े टाइप के होते हैं, उनको बजाया जाता है और उस पर उसके थाप पर या ताल पर जो नृत्य किया जाता है उसे हम कहते हैं बम नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लोक देवी से रिलेटेड। लोक देवी देवताओं से 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, कंफर्म मान के चलिए, है ना। देखिए यहां पर सवाल दिए गए, सुगन चुड़ी किस लोक माता को माना जाता है या किस लोक माता का स्वरूप है। तो देखिए सुगन चिड़ी जो है वो आवड़ माता का स्वरूप है, जिनको शिशु रक्षक देवी भी या शिशु रक्षक माता भी कहा जाता है। इनको शिशु रक्षक देवी भी कहते हैं। ये आवड़ माता के जो जैसलमेर क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, तो उसका ही एक स्वरूप मानी जाती है सुगन चिड़ी, उनका प्रतीक रूप माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है, ये भी लोक संतों से ही पूछा गया है। आप यकीन मानिए लोक देवी देवता संत और संप्रदायों से रिलेटेड आपसे 4 से 5 सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और इस बार भी पूरी संभावना है कि यही संख्या आपके समक्ष रहेगी। अगला सवाल जो है ये एक लोक संत के बारे में है। पूछा गया है कि लोक संत जो थे बालिंद जी के गुरु कौन थे। तो देखिए इनके जो गुरु हैं वो हैं संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी वैसे तो गुजरात से रिलेट करते थे, वहीं पर इनका जन्म हुआ, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि हमेशा रही वो राजस्थान रही, ठीक है। और कहा जाता है कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पंथ रहा, क्योंकि आमेर के शासकों को इसका संरक्षण मिला और दादू दयाल जी ने इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए पूरे राजस्थान के अंदर या पूरे पंथ के अंदर अपने महत्वपूर्ण 52 शिष्य चुने। इनके कितने प्रमुख शिष्य थे दोस्तों? 52 शिष्य थे और इन 52 शिष्यों को 52 स्तंभ भी कहा जाता है। इन 52 स्तंभों में रजब जी थे, दुल्ले राय जी थे, है ना। यही ऐसे 52 शिष्य थे जिनमें से एक नाम बालिंद जी का भी है। तो इनके जो गुरु हैं वो कौन है? संत दादू दयाल जी। अगला सवाल हम देखें तो अगला सवाल भी एक लोक देवता से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा ना 4 से 5 सवाल आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे।
सवाल पूछा गया है कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल मत घबराइए, बहुत इजी लेवल रहने वाला है इस बार भी ग्राम सेवक के एग्जाम का। बशर्ते आपको अपनी तैयारी टू द पॉइंट रखनी है, एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग रखनी है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, इधर उधर की चीजों में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। टू द पॉइंट चलिए, उस टीचर पे जिसका आपका फेथ हो उस टीचर के अकॉर्डिंग चलिए। ओके, चलिए यहां पर पूछा गया जहारपीर जी के बारे में। देखिए, अगर मैं सीधे एक शब्द में कहूं तो जहारपीर के नाम से जाना जाता है लोक देवता गोगा जी को। गोगा जी को हिंदू और मुसलमान दोनों लोग मानते हैं, है ना। हम हिंदू जो लोग हैं वो इनको गोगा जी के नाम से जानते हैं और मुस्लिम जो लोग हैं उनको जहारपीर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि ये नाम उनको महमूद गजनवी के द्वारा ही दिया गया, जिनके विरुद्ध वो लड़ाई लड़ते हुए प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। तो यहां पर ये गोगा जी के लिए संबंधित है। इनको हम कहें तो गोगा जी जो है, गोगा जी केवल एक लोक देवता ही नहीं थे बल्कि क्षत्रिय कुल से संबंधित भी थे और ये एक शासक भी थे, ठीक है ना। अगर इनकी मैं बात कर रहा हूं तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिए कि जो हमारे लोक देवता गोगा जी हैं, इन्हीं गोगा जी को राजा मांडलिक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शासक भी थे दोस्तों। एक ऐसे लोक देवता जो शासक भी थे वो थे गोगा जी। इनको राजा मांडलिक के नाम से भी जाना जाता है और मुस्लिम लोग इन्हें जहारपीर के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अलवर क्षेत्र, देखिए लोक देवी से रिलेटेड अभी उसी वही चल रहे हैं, 5 से 6 सवाल वही चल रहे हैं। यहां पर लोक देवी से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। देखिए, हर एक क्षेत्र की अपनी एक लोक देवी है। हर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आप किसी एक पर्टिकुलर, जैसे पूर्वी राजस्थान में आएंगे तो यहाँ पर अलवर भरतपुर जिले की एक प्रसिद्ध लोक देवी है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में अलग लोक देवियां मिलेंगी, उत्तर राजस्थान में अलग मिलेंगी। तो हर एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र की एक विशिष्ट लोक देवी आपको देखने को मिल जाते हैं, लोक देवी या देवता। तो एग्जामिनर ने यही पूछा है, एग्जामिनर ने क्या किया, एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र का नाम देकर आपसे पूछा है। यहाँ पर पूछा गया है कि अलवर क्षेत्र जो है, अलवर क्षेत्र के जिसे हम मत्स्य के नाम से भी जानते हैं, मत्स्य क्षेत्र के रूप में कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अलवर का एक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों जिसका नाम है बहरोड़। क्या नाम है दोस्तों? बहरोड़। बहरोड़ में एक लोक देवी है जिनका नाम है जिलानी माता, उनका प्रसिद्ध मंदिर है और इन्हें अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। सॉरी। तो यहां पर लोक देवी से संबंधित सवाल 2 सवाल पूछे गए हैं, लोक देवताओं से रिलेटेड 3 सवाल पूछे गए हैं, एक संत संप्रदाय से पूछा गया है, लगभग 6 सवाल आपके समक्ष आ चुके हैं। ओके, और यही संख्या आपकी बार भी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, यहां पर ये जुड़ा हुआ है हस्तशिल्प से। पिछले वीडियो के एग्जाम में जो आर्ट है ना, जो हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प से जुड़े हुए लगभग 3 सवाल पूछे गए, है ना। एक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, एक आपके समक्ष ये रहा। यहां पर पूछा गया कि राजस्थान का मौलेना गांव, देखिए एग्जाम में मौलेना ही लिख कर दिया गया, ऐसा नहीं कि मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मौलेना ही लिख कर दिया गया, लेकिन एग्जामिनर का जो संदर्भ था दरअसल वो किस गांव से था, वो था मोलेला गांव से, है ना। मोलेला गांव, मोलेला गांव वर्तमान में कहां पड़ता है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा राजसमंद में। मोलेला गांव राजसमंद किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर आप देखिए, मोलेला गांव में लोक देवी देवताओं की, है ना, लोक देवी देवताओं की जो मिट्टी की सुंदर मूर्तियां बनाई जाती हैं, देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाई जाती हैं, है ना। अब यहां पर आप देखिए, मिट्टी तो है नहीं, तो मिट्टी को हम क्या कह रहे हैं, टेराकोटा। तो दरअसल ये टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियों के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। सिर्फ राजस्थान में नहीं, विश्व भर में ये जो है, ये गांव प्रसिद्ध है अपनी टेराकोटा कला के लिए। आप देखेंगे तो लगेगा बिल्कुल सजीव है, अभी उठ खड़ी होंगी, इतनी बेहतरीन, इतनी सुंदर यहाँ पर मूर्तियां बनाई जाती हैं मिट्टी की, लोग देवी देवताओं से संदर्भित, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हस्तशिल्प से जुड़े हुए भी 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल है कि राजस्थान की संस्कृति में जनेऊठन क्या है? ये आपका है कल्चर, है ना।
जैसे 16 संस्कार होते हैं, है ना, जैसे मृतक के अलग संस्कार होते हैं, हर एक जाति के एक अलग संस्कार होते हैं, ठीक है। हाकम राजा का प्याला जैसे कंजर जनजाति में होता है, तो हर एक जनजाति की अलग अलग रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं। यहाँ पर वही संदर्भित किया गया कि राजस्थान की जो नॉर्मल जो संस्कृति है सभी समाजों की, उसमें जनेऊतन क्या किसे कहा जाता है? तो दरअसल जनेऊतन एक प्रकार का भोज होता है ना। ये भोज जो है ये वर पक्ष की ओर से दिया जाता है विवाह के अवसर पर। इसे आप मांडा भी कहते हो, कई बार बहुत सी जगह से मांडा भी कहते हैं, है ना। विवाह से, जैसे कल विवाह है, कल बारात जानी है, तो एक दिन पहले जो आपके सगे आपके संबंधी हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं, उनको आप भोज कराते हो, है ना, जिसे मांडा भी कहते हैं। तो ये वही है, इसे जनेऊतन कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्चर से रिलेटेड फिर से एक सवाल पूछा गया है, यहाँ पर पहनावे से रिलेटेड। यहाँ पर पूछा गया है कि कछाबू कौन पहनता है? भीलों में कछाबू कौन पहनता? बहुत आसान सवाल है, नहीं भी पढ़ा हो तो इन 4 सवालों में से, इन 4 ऑप्शन में से आप 3 ऑप्शन बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं, है ना। कछाबू दरअसल एक वस्त्र होता है, घाघरे के टाइप पे होता है, तो ना तो उसे लड़का पहनेगा, ना बालक पहनेगा, ना पुरुष पहनेगा। तो सीधी सी बात है, इसे भील महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कल्चर से, फिर से कल्चर से एक सवाल दे दिया गया है और पूछा गया कि राजस्थान की संस्कृति में औलंदी किसे कहा जाता है? क्या है औलंदी? तो देखिए, आप नोटिस कीजिएगा, जब कभी आपके घर में शादी हो, जब वर पक्ष की तरफ से बारात जाती है वधु पक्ष के घर, और वहां पर जब कुछ समय पश्चात फेरे करा दिए जाते हैं, शादी हो जाती है, शादी संपन्न होती है, जब वधु विदाई करके अपने वर पक्ष के घर आती है, तो उसके साथ, विदाई के साथ ही उसके साथ एक छोटा बच्चा भी आता है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, भतीजा होगा, कोई और होगा, ठीक है। और वो वधु पक्ष के साथ आता है वर पक्ष, और वो उस वधु के साथ तब तक रहता है जब तक वधु पहली बार इस वर पक्ष के घर से अपने वापस घर ना जाए, और फिर वो वापस जाता है। तो ये जो छोटा बालक है, बच्चा है या बच्ची है, इसे कहा जाता है हमारी संस्कृति में औलंदी, ठीक है ना। तो यहां पर वही एक आपको देखने को मिलेगा, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, ठीक है ना, तो उसे औलंदी कहा जाता है। कल्चर से जुड़ा हुआ सवाल है। अगला सवाल 19वां सवाल, ये हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा हुआ सवाल है, हस्तशिल्प से। हस्तशिल्प देखिए, एग्जामिनर ने स्पेशली डाला है, अलग से डाला है, तो हस्तशिल्प से आपको कम से कम 3 से 4 सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहां पर पूछा गया कि चंदू जी का गढ़ा और बोड़ी गामा, ये राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, ये किस चीज के लिए विख्यात हैं, किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो दरअसल ये जो 2 क्षेत्र हैं, ये आदिवासियों के तीर कमान के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में ही है, तो यहां पर आदिवासी क्षेत्र जो शिकार के लिए तीर कमान यूज करते हैं, बेहतरीन तीर कमानों के निर्माण के लिए ये दोनों क्षेत्र जाने जाते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए सवाल भी आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगे। आखिरी और अंतिम जो सवाल है वो आभूषणों से रिलेटेड है। हमेशा एक तो ऐसे, ये तो ऐसा टॉपिक है कि शायद ही कोई राजस्थान का कोई एग्जाम होता होगा जहां पर आभूषण या पहनावे से रिलेटेड सवाल ना दिया जाए। तो सवाल पूछा गया कि बाल्या आभूषण कहां पहना जाता है? नॉर्मली देखें तो बाल्या को हम कई बार जल्दी में बालिया भी पढ़ लेते हैं, बालिया मतलब कान की होगी, लेकिन ये नहीं है। दरअसल एक कड़े स्वरूप में होते हैं, जैसा कड़ा होता है, और इसे हम बाल्या को पहनते हैं दोस्तों, कहां पर? हाथों में। तो हाथों में पहना जाने वाला ये क्या है? एक आभूषण है। तो पिछले वीडियो के एग्जाम में आपने देखा कि पिछले वीडियो के एग्जाम में आपके समक्ष 20 सवाल पूछे गए, और इस बार भी आप यकीन मानिए कि आपसे वही 18 से 20 सवाल पूछे जाएंगे। बस आप तो अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, और आप इधर उधर भटकने की बजाय जरूर आप एक बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म पकड़ें जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो और अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई दें। ठीक है, बस मैं यही कहूंगा कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मेहनत में आपका जो विश्वास है उस पर हम खरे उतर सकें। आप हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।